The last equation of this projectile derivation series is equation for projectile trajectory. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ फॉलोड, जो पाथ प्रोजेक्टाइल ट्रेस आउट कर रहा होता है, चाहे वो कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड, कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, या इवन प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, तमाम प्रोजेक्टाइल्स जो पाथ ट्रेस आउट करते हैं, जो पाथ फॉलो करते हैं, उसकी इक्वेशन बनाना। मैथमेटिक्स में हम हर चीज की कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं और हर इक्वेशन से हमें उसकी नेचर का आइडिया हो रहा होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन डिराइव करने का या उसके पाथ फॉलोड ट्रेजेक्ट्री जो बना रहा है वो, उसकी इक्वेशन डिराइव करने का मकसद भी यही है कि हम ये बता सकें कि प्रोजेक्टाइल की जो नेचर है वो कैसी है, नंबर वन, यानी कि किसी खास टाइम पे प्रोजेक्टाइल हमें कहाँ मिलेगा, या अगर हमें किसी प्रोजेक्टाइल के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में पता है तो उस एक्स कोऑर्डिनेट के टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी कि जमीन से कितने हाइट पे होगा। लाइकवाइज अगर उस प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड से हाइट मालूम है तो हम ये बता सकते हैं, इक्वेशन के जरिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस हाइट पे उस टाइम पे वो ग्राउंड से कितना आगे बढ़ चुका होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ये इक्वेशन बनेगी प्रोजेक्टाइल की, और उस इक्वेशन की खास बात ये होगी कि उस इक्वेशन में x और y दोनों शामिल हो रहे होंगे। प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस सेज कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको एनालाइज करना है तो डू इट सेपरेटली। x एक्सेस की इक्वेशन अलग, y एक्सेस की क्वांटिटीज अलग हैं, तो उनकी इक्वेशन भी अलग है। अब इस दफा हम क्या कह रहे हैं, दोनों को पहले खुद अलग अलग किया प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस के तहत, अब हम चाह रहे हैं कि एक कंबाइंड इक्वेशन आ जाए जिसमें x और y दोनों शामिल हो हमारे पास, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने वही एक प्रोजेक्टाइल अपना कंसिडर किया कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी खास एंगल थीटा से लॉन्च किया गया एक सर्टेन वेलोसिटी v नॉट के तहत, ठीक है, और वो जितना भी टाइम लेता है लेट दैट टाइम बी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका आप t कह लीजिए, सही है। और जितना भी उसने y एक्सिस पे फासला कवर किया है उसको हम y का ही नाम देंगे इस इक्वेशन के लिए। ये एक बड़ी जनरल सी इक्वेशन है, इसमें एक्सट्रीमिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम हाइट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट नॉट नेसेसरी, तो हम बड़ी जनरल बात करेंगे, यानी कि y एक्सिस पे वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 पूरे पाथ में कहीं भी हो सकता है, तो मैक्सिमम हाइट जरूरी नहीं है, उसकी y डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया y, और x एक्सिस पे वो इधर 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 कहीं भी हो सकता है थ्रू आउट, तो जो x एक्सिस पे फासला कवर करेगा उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कैपिटल X का ही नाम दे दिया, ठीक है। जो टाइम उसको लग रहा है उसको हम कैपिटल T का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है जिसमें हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें x और y दोनों शामिल हो। x और y बाय नेचर दो बिल्कुल अलग अलग जर्नीज होती हैं, x एक्सिस की यूनिफॉर्म, y एक्सिस की एक्सेलरेटेड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में तुम दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता सिवाय एक फैक्टर के, विच मीन्स अगर उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो उस कॉमन फैक्टर को ढूंढना होगा जो x और y में साथ साथ चलता है और एक जैसे ही चलता है, एंड इट इज नन अदर देन द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग भी जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो टाइम उसमें भी आ रहा होता है, और y एक्सिस के अलोंग भी जब प्रोजेक्टाइल चल रहा होता है तो जाहिर है टाइम उसकी x और y दोनों मूवमेंट्स में शामिल होता है, या दोनों मूवमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्टाइल में बच्चों याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम कौन से एक्सिस की मूवमेंट में ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो आंसर इज वो हमेशा y एक्सिस की मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। एक्स एक्सिस की मूवमेंट तो शुरू से आखिर तक एक ही सिम्ट में रहती है, लेकिन उसकी टाइम क्लॉक उस वक्त बंद होती है जब उसकी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट बंद हो जाती है। जब वो ऊपर जा रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, जब तक वो नीचे आके ग्राउंड से टकरा नहीं जाएगा, वाई डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक इसकी टाइम क्लॉक चलती रहती है। तो जितना ज्यादा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें अंदाजा हो रहा है कि जितना बड़ा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी देर तक ये हवा में रहेगा, यानी कि टाइम उतना ज्यादा, और जितना छोटा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसकी टाइम की वैल्यू कम होगी।
तो टाइम की जो वैल्यू है वो कौन से एक्सिस की मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, ये कौन से एक्सिस की मूवमेंट पे डिपेंडेंट होती है, वाई एक्सिस की मूवमेंट पे। लिहाजा हमने इस y एक्सिस की मूवमेंट को कंसीडर किया। y एक्सिस की मूवमेंट हम ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ले सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन हम पर्पसफुली नहीं ले रहे, डेलिबरेटली इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि y के साथ हमें x को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो कॉमन फैक्टर टाइम का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आता। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर की और उस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब हम टाइम को रिप्लेस करेंगे इस तरह से कि उसकी वैल्यू निकले इन टर्म्स ऑफ x। तो अब यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू निकालने के लिए वो इक्वेशन जिसमें x भी शामिल होना है, एक ही है, x इक्वल्स टू v0x into t। यहाँ से t को अलग किया, ये v0x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके x से डिवाइड हो गया। इस t की वैल्यू को उठा के अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, सिंपलीफाई करना है और हमारा आंसर। दिस इज इट फॉर प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये लिखी हुई थी, जिसको हमने एक दफा रिपीट कर दिया, v0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। y एज इट इज है, v0 को फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, t की जगह दोनों टर्म्स में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। इस जगह पे x अपॉन v0 स्क्वायर प्लस का हाफ g, क्योंकि g हर दफा प्रोजेक्टाइल में माइनस ही होता है बिकॉज इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमने g को यहाँ पे माइनस g कर दिया और t की जगह t की वैल्यू स्क्वायर फॉर्मूले का एज इट इज। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं। v0 y की जगह v0 y की वैल्यू विच इज v0 sin थीटा, हम ये जानते हैं कि v0 y इज इक्वल टू v0 sin थीटा, और अपॉन में जो ये v0 x आ रहा है ये v0 cos थीटा के बराबर होगा रेजोल्यूशन वेक्टर से। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ g एज इट इज अपनी जगह पे, x अपॉन v0 x में v0 x की जगह यहां भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी। अब हमें ये अंदाजा हुआ कि v0 से हो गया ये v0 कैंसिल, और ये दोनों sin थीटा और cos थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, x एज इट इज माइनस हाफ ऑफ g एज इट इज, ये स्क्वायर जब यहां अप्लाई होगा तो x का स्क्वायर डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगा तो v0 के ऊपर भी आएगा और cos थीटा के ऊपर भी आएगा, तो ये cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा वी नो इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो हमने इसको टेंजेंट थीटा कर दिया, और x एज इट इज माइनस हाफ ऑफ g को हमने ऐसे लिख दिया, x को मैंने अलग कर लिया, बाकी जो कुछ भी है इसको हमने इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या समझ में आई बात, हमने x और समथिंग टाइम्स x प्लस या माइनस समथिंग टाइम्स x का स्क्वायर। इस इक्वेशन में देखिए, ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन फाइनलाइज हो गई प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी की। इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करवाते हैं कि ये किस फिगर से मिलता जुलता है, किस ज्योमेट्रिकल फिगर से मुताबिकत रखता है, जैसे सर्कल होता है, जैसे एलिप्स होता है या स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तो ये इक्वेशन हमें एक पैराबोला की इक्वेशन से मिलती जुलती लगती है। पैराबोला बिल्कुल ऐसी ही एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, जिस तरह सर्कल होती है, जिस तरह एलिप्स होता है, जिस तरह स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, उसी तरह पैराबोला भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, एक वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1 रखता है, दूसरा वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 रखता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जिसमें एक वेरिएबल इस केस में y पावर 1 के साथ है और दूसरा वेरिएबल x मैक्सिमम पावर रखता है 2। ठीक है, सो दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। लिहाजा क्योंकि ये इक्वेशन एक पैराबोला की जनरल इक्वेशन से या स्टैंडर्ड इक्वेशन से मुताबिकत रखती है, कंपेरेबल है, लिहाजा इस इक्वेशन की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल आल्सो फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, जिसमें इस इक्वेशन को अगर हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से या पैराबोला की जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसको कंपेयर करें तो हमें ये नजर आ रहा है कि x से पहले कुछ लिखा हुआ है, x से पहले कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, x स्क्वायर से पहले भी एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, x स्क्वायर से पहले भी एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। why we are saying it constant, because once the projectile is launched, एक दफा आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया तो ना तो उस प्रोजेक्टाइल का लॉन्चिंग एंगल बदल सकते हैं आप,
ना ही उस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। सो वंस अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या इट्स लॉन्च एंगल कैन नॉट बी चेंज्ड एंड सो एज इज इनिशियल वेलोसिटी या लॉन्चिंग वेलोसिटी। तो जब तक ये पैराबोला चलता रहेगा या जब तक ये प्रोजेक्टाइल चलता रहेगा, वी नॉट की और थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। सो वी कैन से कि ये टेंजेंट थीटा का आंसर जो बिल्कुल शुरू से निकल सकता है आखिर तक वही रहेगा, और ये वी नॉट की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, जी की वैल्यू तो वैसे कांस्टेंट होती है, ये टर्म्स जो है कांस्टेंट देंगी, ये फैक्टर्स इनके कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन से कंपेरेबल है। लिहाजा अब हमसे अगर कहा जाए दो बातें, आपसे कहा जाता है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो यहां पे लाके काम खत्म कर देना है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, तो आपने यहां से ये एक स्टेप और आगे करना है। आप उसको पैराबोला प्रूव करने के लिए पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करें। ये कंपेरेबल है, दो वेरिएबल्स, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, तो कंपेयर करने के बाद आप कह देंगे सिंस इट इज कंपेरेबल टू ए जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर इट इज ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, यानी कि प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। अगेन, आपको अगर कहा जाए कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालिए, तो हियर लाइज आवर वर्क, हमारा काम यहाँ पे आके खत्म हो गया। बट एडिशनली अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ को प्रूव करने के लिए हम इसको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बनती है कि वेरिएबल quadratic equation in terms of two variables, one variable of maximum power 1 and the other of maximum power 2, obviously quadratic है तो ये इससे कंपेरेबल है, तो हम कहेंगे सिंस इट इज कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, लिहाजा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी इज प्रूव्ड टू बी ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, यानी कि वी हैव प्रूव्ड कि प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रोजेक्टाइल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी कुछ हमने डेरिवेशंस की हैं। हमने इसमें मैक्सिमम हाइट, टाइम, ट्रेजेक्टरी, रेंज, और हमने साथ में इसके कुछ रीजंस और कुछ सॉल्व होने वाले हमने जो रिलेशंस आते हैं डिराइव करने को, प्रूफ करने को, वो एक दो हमने देखे जिससे रिलेटेड हम बाकी प्रूफ्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हमें 3 तरह के प्रोजेक्टाइल्स बुक में दिए हुए हैं, एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इनको हमें डिस्कस करना है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर को रिव्यू कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो आपको लगे जो हम डिस्कस नहीं कर सके हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और जो भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा फ्रीली। तो हम आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसीब।